हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो नेपाल में मिशन मदरसा शिक्षा की आड़ में भू राजनीतिक चिंता पर है कि नेपाल लंबे समय से अपनी सहिष्णुता, बहुलता और शांतिप्रिय पहचान के लिए जाना जाता रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह मिशन मदरसा जैसे अभियानों को लेकर चर्चाएं तेज हुई हैं, उसने सुरक्षा, संप्रभुता और सामाजिक संतुलन पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप यह है कि देश के विभिन्न हिस्सों में जहां कहीं खाली जमीन थी, वहां तेजी से मदरसों और उनसे जुड़ी इमारतों का निर्माण हुआ है। और इस विस्तार के पीछे विशेषकर पाकिस्तान से आने वाली फंडिंग की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पहला प्रश्न गति और पैमाने का है। नेपाल जैसे संसाधन सीमित देश में, वह भी दूर दराज इलाकों में, अचानक और व्यवस्थित ढंग से इमारतें खड़ी होना सामान्य नहीं माना जा सकता। स्थानीय समुदायों के बीच यह जिज्ञासा स्वाभाविक है कि इन परियोजनाओं के लिए धन कहां से आया, निर्माण की अनुमति किस प्रक्रिया से मिली और इन संस्थानों का प्रशासनिक ढांचा कितना पारदर्शी है। दूसरा पहलू शिक्षा बनाम प्रभाव का है। मदरसे धार्मिक शिक्षा का पारंपरिक माध्यम रहे हैं और किसी भी लोकतांत्रिक समाज में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध का प्रश्न नहीं उठता। समस्या तब पैदा होती है जब शिक्षा की आड़ में वैचारिक ध्रुवीकरण, कट्टरता या बाहरी एजेंडे के आरोप सामने आते हैं। यदि विदेशी फंडिंग वास्तव में शामिल है, जैसा कि कुछ रिपोर्टों और सुरक्षा विश्लेषणों में दावा किया जाता है, तो यह नेपाल की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। तीसरा मुद्दा फंडिंग की पारदर्शिता है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार किसी भी शैक्षणिक या सामाजिक संस्था को विदेशी सहायता मिलने पर उसका स्पष्ट खुलासा, ऑडिट और सरकारी निगरानी आवश्यक है। नेपाल में यदि इन मानकों का पालन नहीं हुआ है, तो दोष केवल संस्थाओं का नहीं बल्कि नियामक तंत्र की ढिलाई का भी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह धर्मनिरपेक्षता और सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन साधे। चौथा प्रश्न क्षेत्रीय भू राजनीति से जुड़ा है। दक्षिण एशिया में वैचारिक और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा नई नहीं है। यदि किसी देश में धार्मिक संस्थानों के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश होती है, तो यह केवल आस्था का विषय नहीं रह जाता, यह कूटनीति और सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे स्वाभाविक रूप से संवेदनशील बनाती है। ऐसे में किसी भी तरह की अपारदर्शी गतिविधि पर समय रहते ध्यान देना आवश्यक है। अंततः इस पूरे विमर्श का निष्कर्ष न तो सामूहिक आरोप हो सकता है और न ही अंधी उपेक्षा। आवश्यक है कि नेपाल सरकार तथ्यों के आधार पर स्वतंत्र जांच कराए, फंडिंग के स्रोतों को सार्वजनिक करे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी शैक्षणिक संस्था संविधान, कानून और सामाजिक सद्भाव के दायरे में ही काम करे। शिक्षा का उद्देश्य नागरिक बनाना है, मोहरे नहीं। यदि मिशन मदरसा शिक्षा है, तो वह पारदर्शिता से साबित हो, और यदि इसके पीछे कोई छिपा एजेंडा है, तो लोकतंत्र को उसे बेनकाब करने का साहस दिखाना चाहिए। अब नेपाल में ही हैं एक सेठ हारून। उनके बारे में कहा जाता है कि ज़मीन कोई भी हो, हारून ही खरीद रहा है, एक ही मालिक है। तो इस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। नेपाल में तथाकथित मिशन मदरसा को लेकर उठे सवालों के बीच सेठ हारून का नाम बार बार सामने आना अपने आप में कई परतों वाला मुद्दा है। यह आवश्यक है कि इस संदर्भ में तथ्यों, आरोपों और अटकलों के बीच स्पष्ट रेखा खींची जाए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर चर्चा कानूनी और नैतिक सावधानी के साथ ही होनी चाहिए। सार्वजनिक विमर्श में सेठ हारून को लेकर यह कहा जाता रहा है कि वे धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों के विस्तार में प्रभावशाली भूमिका निभाते रहे। उनके समर्थक उन्हें दानदाता और समाजसेवी के रूप में देखते हैं, जो शिक्षा और धार्मिक गतिविधियों के लिए संसाधन जुटाने में सक्षम है। वहीं आलोचकों का दावा है कि जिन इलाकों में अचानक मदरसे और उनसे जुड़ी इमारतों का निर्माण हुआ, वहां संगठनात्मक समन्वय और फंडिंग नेटवर्क के सूत्रधार के रूप में सेठ हारून की भूमिका पर सवाल उठते हैं। यहाँ सबसे संवेदनशील बिंदु फंडिंग का स्रोत है। आलोचनात्मक पक्ष यह आशंका जताता है कि कुछ परियोजनाओं में विदेशी धन शामिल हो सकता है, और यदि ऐसा है तो क्या वह धन कानूनी प्रक्रियाओं, पारदर्शिता और सरकारी अनुमति के दायरे में आया। सेठ हारून के संदर्भ में उठे प्रश्न इसी
बिंदु पर टिकते हैं कि क्या उनकी भूमिका केवल स्थानीय चैरिटी और प्रबंधन तक सीमित रही या उन्होंने सीमा पार नेटवर्क के साथ समन्वय किया। इन प्रश्नों के उत्तर बिना स्वतंत्र जांच के निर्णायक नहीं हो सकते। यदि कोई प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे वह सेठ हारून हो या कोई और, बड़े पैमाने पर संस्थान खड़े कर सकता है तो यह राज्य के नियामक ढांचे की परीक्षा भी है। विदेशी फंडिंग के आरोप सही हो या गलत, ऑडिट, रजिस्ट्रेशन, पाठ्यक्रम की निगरानी और वित्तीय खुलासे अनिवार्य होने चाहिए। इससे न केवल संदेह दूर होता है बल्कि वैध समाज सेवा की साख भी मजबूत होती है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मदरसों में गैर मुस्लिमों की नो एंट्री है। इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि नेपाल और दक्षिण एशिया के अन्य हिस्सों में मदरसों को लेकर एक पुराना लेकिन बार बार उभरने वाला प्रश्न उठता है कि क्या धार्मिक शिक्षा संस्थानों में गैर मुस्लिमों का प्रवेश निषिद्ध होना उचित है। हाल के विवादों में यह मुद्दा इसलिए भी तीखा हो गया क्योंकि कई मदरसों पर सार्वजनिक भूमि, विदेशी फंडिंग और सामाजिक प्रभाव से जुड़े आरोप लगे हैं। ऐसे में नो एंट्री का नियम केवल धार्मिक परंपरा का विषय नहीं रह जाता बल्कि लोकतांत्रिक पारदर्शिता का सवाल बन जाता है। समर्थकों का तर्क है कि मदरसे मूलतः धार्मिक शिक्षण संस्थान है जहां इस्लामी शिक्षा, कुरान, फिक्ह और अरबी पढ़ाई जाती है। जैसे कुछ अन्य धर्मों के संस्थानों में भी आंतरिक धार्मिक गतिविधियां सीमित समुदाय के लिए होती हैं, वैसे ही मदरसों में प्रवेश नियम आस्था की स्वायत्तता से जुड़े हैं। इस दृष्टि से गैर मुस्लिमों की नो एंट्री को वे धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे में रखते हैं, लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से इससे अलग हो जाती है। प्रश्न यह नहीं है कि धार्मिक शिक्षा कौन ले सकता है, बल्कि यह है कि जब कोई संस्था सार्वजनिक संसाधनों, सरकारी मान्यता या विदेशी फंडिंग से संचालित हो तो क्या उसे पूरी तरह बंद दरवाजे के पीछे काम करने की छूट मिलनी चाहिए। लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल सरकारों के लिए नहीं बल्कि उन संस्थाओं के लिए भी अपेक्षित है जो समाज को प्रभावित करती हैं। नो एंट्री की नीति से संदेह का वातावरण बनता है और आशंका जन्म लेती है कि क्या पाठ्यक्रम केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित है या उससे अलगाववादी या कट्टर विचार भी पनप रहे हैं। इस संदेह को दूर करने का एकमात्र उपाय है खुलापन, निरीक्षण, अकादमिक ऑडिट और नागरिक निगरानी। किसी भी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि गैर मुस्लिमों का प्रवेश केवल पढ़ाई के लिए ही नहीं होता। शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और सरकारी निरीक्षक भी शिक्षा संस्थानों में जाते हैं। यदि इनके लिए भी दरवाजे बंद हैं तो यह कानून और संविधान की भावना से टकराता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि संस्थाएं कानूनी जवाबदेही से मुक्त हो जाएं। अंततः समाधान टकराव में नहीं, संतुलन में है। धार्मिक संस्थानों को अपनी आस्था और परंपरा बनाए रखने का अधिकार है, लेकिन जब ये व्यापक समाज को प्रभावित करें तो न्यूनतम पारदर्शिता और नियामक निगरानी स्वीकार करनी होगी। अब इसमें एक न्यूज और है कि एक मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद द्वारा मदरसा बोर्ड का गठन का निर्णय किया गया है। एक प्रशासनिक पहल नहीं बल्कि शिक्षा, पहचान और राजनीति के संगम पर खड़ा एक संवेदनशील कदम है। समर्थकों की नज़र में यह फैसला मदरसा को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने, पाठ्यक्रम को मानकीकृत करने और वित्तीय अनुशासन लाने की दिशा में है। तो आलोचकों के लिए यह कदम धार्मिक संस्थानों के संस्थानीकरण और संभावित राजनीतिक तुष्टीकरण का संकेत बन जाता है। तो इस तरह से इसके विवेचन